मुझे मेरी सास ने इसी तरह बहुत परेशान किया था और मुझे मार डाला था। और अब मैं मरने के बाद अपनी सास के जैसी सास को ही खत्म करने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई यहाँ है? बचाओ पंकज बेटा, बचाओ। माधुरी घर में पोछा लगा रही थी, तभी वहाँ पर गंदे पैर लेकर उसकी सास उर्मिला पूरा फर्श गंदा कर देती है और उल्टा माधुरी पर ही चिल्लाते हुए उर्मिला कहती है, बहू ये क्या है? तू और कितनी काम चोरी करेगी? कहने को तो पोछा लगा रही है, लेकिन फर्श पर अब भी गंदगी दिख रही है। यही सिखाया क्या तेरी माँ ने तुझे अपनी सास को परेशान करना? माँ जी, मैंने अच्छे से साफ तरीके से पोछा लगाया था, लेकिन आप अभी बाहर से आई हो, देखो आपके ही पैरों के निशान हैं और इसी वजह से फर्श गंदा हुआ। मेरी गलती नहीं है इसमें माँ जी। तू अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। एक काम क्या बोल दिया करने को, तू तो तमीज ही भूल गई। पता नहीं कैसी बहू लेकर आया है मेरा बेटा, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। माँ जी, आपको मेरी बातें बुरी लगी, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सच में मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा से पोछा लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया ना, तो तुझे अक्ल कहाँ आने वाली है? तुझे तो अक्ल तभी आएगी जब तुझे सबक सिखाया जाए, और मुझे अपनी बहू की रस्सी को टाइट करना अच्छे से आता है। उर्मिला अपनी गलती होने के बावजूद भी अपनी बहू को काफी सुनाती है और थप्पड़ भी मार देती है। उर्मिला की यही आदत थी कि वो अपनी बहू का काम बस बढ़ाए और उसे परेशान करती रहे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। इतना हो जाने के बाद भी माधुरी अपनी सास को कुछ नहीं बोलती थी और अब भी अपनी सास का सम्मान करती थी। कुछ दिनों बाद उर्मिला अपनी पड़ोसन विमला के साथ मोहल्ले में खड़ी होकर बातें कर रही थी और यहाँ वहाँ की चुगली कर रही थी। तभी विमला उर्मिला से कहती है, उर्मिला तू अपनी बहू को कैसे काबू में रखती है? मुझसे तो मेरी बहू संभलती ही नहीं है। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरी बहू ने। जो भी कहूँ मैं, हर बात का उल्टा जवाब देती है। अरे तुझे अपनी बहू को काबू करना नहीं आता? यहाँ मेरी बहू को देख ले, एक आवाज में सामने खड़ी मिलेगी। काम तो इतने अच्छे से करती है, लेकिन फिर भी मैं एक ही काम को 4 बार करवाती हूँ उससे। जब तेरी बहू सब काम अच्छे से करती है, तो तू उससे एक काम को 4 बार क्यों करवाती है? सास हूँ मैं उसकी, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। और घर के काम एक ही बारी में करके वो तो फ्री हो जाएगी, लेकिन सास को ये कहाँ मंजूर है। मुझे तो तभी चैन मिलता है जब मेरी बहू काम करती रहे। रहने दे, तेरी बहू आजकल की लड़कियों में आती है। वो तुझसे दब के रहने वालों में से कहाँ है? तू तो झूठ बोल रही है। हाँ काम करती होगी, लेकिन तेरी एक आवाज में खड़ी मिल जाए, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तुझे मेरी बातें मजाक लग रही हैं? रुक तू, अभी मैं अपनी बहू को आवाज लगाती हूँ और वो भागते हुए आएगी, तब तुझे मेरी बातों पर यकीन होगा। उर्मिला इतना बोलकर अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन माधुरी को आने में थोड़ी देर हो जाती है। माधुरी भागते हुए आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? वो क्या है ना, मैं कपड़े छत पर सुखा रही थी, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। क्या हुआ माँ जी, बताओ, कोई काम था? क्या हुआ उर्मिला? तू तो बोल रही थी कि तेरी एक आवाज पर तेरी बहू भागते हुए आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। बहू मैंने तुझे कब से बुलाया हुआ है और तू अब आई है? कहाँ मर गई थी अब तक? माँ जी मैंने आपको बताया तो कि मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, इसलिए मुझे आने में टाइम लग गया। सच में माँ जी, काम की वजह से ही देरी हुई, वरना तो मैं आ ही जाती। नहीं नहीं, काम की वजह से देरी नहीं हुई, बल्कि देरी इसलिए हुई क्योंकि तू पूरे मोहल्ले वालों के आगे मेरी नाक कटवाना चाहती थी कि मेरी बहू मेरी सुनती ही नहीं है। सच ही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और मैंने तुझे बहुत समझा लिया, लेकिन अब नहीं। मोहल्ले में सबके सामने ही उर्मिला अपनी बहू को बहुत मारती है। इस बार माधुरी को कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाती है और बहुत रोती है। रोते हुए माधुरी खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ जी को अब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमेशा बड़े होने का सम्मान दिया है, लेकिन माँ जी ने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं और मोहल्ले में सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। अब तक तो मैंने माँ जी की बहुत इज्जत की है, लेकिन अब माँ जी को सबक सिखाना ही होगा। माधुरी को अब अपनी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। रात में जब सब सो रहे थे तो माधुरी अपनी सास के कमरे में घुंघरुओं की आवाज करती है। घुंघरुओं की आवाज सुनकर उर्मिला की आंखें खुलती है और वो बोलती है, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है?
बड़ी ही अजीब लग रही है। इतनी रात में ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ सकती है? एक बार मैं जाकर देख ही लेती हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। उर्मिला घुंघरू की आवाज के पीछे पीछे जाती है और हॉल में देखती है कि एक औरत बाल खोलकर बैठी हुई है और उसके पैरों से ही घुंघरू की आवाज आ रही है। ये देखकर उर्मिला उस औरत से कहती है, ए, कौन है तू और हमारे घर में इतनी रात को क्या कर रही है? उर्मिला की आवाज सुनकर वो औरत अपनी गर्दन उठाती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, बहू, ऐसे क्यों बैठी है? तेरे अंदर कोई कुछ चुड़ैल आ गई क्या? तू ही है ना जो अपनी बहू से सारा काम करवाती है और अपनी बहू को बहुत मारती है। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, मुझे मेरी सास ने इसी तरह बहुत परेशान किया था और मुझे मार डाला था। और अब मैं मरने के बाद अपनी सास के जैसी सास को ही खत्म करने आई हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई यहाँ है? बचाओ, पंकज बेटा बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे माफ कर दे। उर्मिला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उर्मिला के चिल्लाते ही माधुरी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और चुड़ैल वाला सारा मेकअप भी हटा देती है। उर्मिला चिल्लाती रहती है। कुछ देर बाद पंकज और माधुरी दोनों कमरे से बाहर आते हैं। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर पंकज कहता है, माँ क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? और आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ बोलो ना, कुछ क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? आप इतनी घबरा क्यों गई? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई चुड़ैल देख ली हो। माँ जी सब ठीक तो है ना? मैं आपकी कुछ मदद करूँ? आपके लिए कुछ बना दूँ? नहीं, बहू तो वैसे ही इतना सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे इतना सुनाती रहती हूँ ना। आज तो मैंने हद ही कर दी जब मोहल्ले वालों के सामने तुझ पर हाथ उठाया। क्या माँ, आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? माधुरी तो आपकी सारी बातें मानती है, घर का सारा काम भी माधुरी ही करती है, फिर आपने माधुरी पर हाथ क्यों उठाया माँ? अरे छोड़ो ना, माँ जी अपनी है, मुझ पर हाथ भी उठा लिया तो क्या हुआ? मैं माँ जी की किसी भी बात का बुरा थोड़ी मानती हूँ, जो अब मानूंगी। और माँ जी आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? नहीं बहू, मुझे बोलने दे। तू घर के सारे काम करती है और बिना किसी शिकायत के, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तेरी गलती निकालती रहती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू। आज जब तुझ में चुड़ैल आई तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ आप क्या बात कर रही हैं? बहू में चुड़ैल है? ये सब क्या है? एक तो मुझे ये समझाओ कि आपने बिना बात ही माधुरी को मारा क्यों था? कुछ नहीं बेटा, मैं बस सास होने का रौब जमा रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, बहू में चुड़ैल आए या ना आए, लेकिन हमें बहू के साथ कभी भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे वाह, मैंने तो माँ जी को बस एक ही बार डराया था और माँ जी को तो अकल आ गई। अच्छा है, अब माँ जी को सुधारने के लिए माधुरी कुछ नहीं करेगी, बल्कि माधुरी के अंदर की चुड़ैल ही सब करेगी। बहू में आई चुड़ैल की वजह से उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी गलती भी मानती है। उसके बाद उर्मिला कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करती। नेहा जिसे बालकनी में ही रहना पसंद था, कोई भी घर में आए या जाए, लेकिन नेहा तो बस बालकनी से ही चिपकी रहती, बालकनी से ही तेज तेज चिल्लाकर बातें किया करती। नेहा की इस आदत से उसकी सास कामिनी बहुत परेशान होती है। तो क्या कामिनी नेहा का बालकनी में बैठना छुड़वा पाएगी? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नेहा को ताज़ा हवा काफी पसंद थी, इसीलिए वो हमेशा बालकनी में बैठी रहती। वैसे तो नेहा में सारे संस्कार थे, वो एक अच्छी बहू थी, पर उसकी बालकनी में रहने की आदत किसी को भी पसंद नहीं थी। बालकनी से तो नेहा को इतना प्यार होता है कि वो बालकनी की डेकोरेशन के लिए कुछ न कुछ खरीदती रहती। एक रोज नेहा हमेशा की तरह बालकनी में बैठी होती है, तभी उसकी सास कहती है, बहू सुन तो जरा, कुछ बात करनी है तुझसे, नीचे आ बालकनी से जल्दी। हाँ माँ जी बोलो, मैं सुन रही हूँ, वहीं से बता दो आपको क्या चुगली करनी है। बार बार बालकनी से उतरना पड़ता है चुगली सुनने के लिए, और आप तो हैं कि पूरे मोहल्ले की चुगली करती रहती हैं। बहू नहीं सुनना तो मत सुन, सबको चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रही है कि मैं पूरा दिन चुगली करती हूँ। माँ जी गलती से मिस्टेक हो गई। इतना कहकर नेहा बालकनी में ही बैठी रहती है और उसकी सास की बात सुनने नहीं आती। शाम का समय हो जाता है। कामिनी एक बार से नेहा को आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और कहती है, बहू अब तो शाम हो चुकी है, नीचे उतर जा और आकर रात के खाने की तैयारी कर ले। मेरे लिए एक बढ़िया सी इलायची वाली चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है। माँ जी मैं अभी जाकर आपके लिए चाय बना देती हूँ,
शाम के खाने की तैयारी के लिए जो भी सब्जी वगैरह मुझे काटनी है मैं बालकनी में ही काट दूंगी और चाय भी यहीं पी लूंगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ यहीं बालकनी में बैठकर चाय पियो। बालकनी से शाम का व्यू बहुत ही अच्छा होता है। तू ही रहे आसमान में, मैं तो अंदर कमरे में ही बैठकर आराम से टीवी देखते हुए चाय पीऊंगी। इतना कहकर कामिनी कमरे में जाकर टीवी देखती है। नेहा बालकनी से नीचे आकर चाय बनाना शुरू कर देती है। चाय बनाने के बाद जबरदस्ती करके अपनी सास को अपने साथ बालकनी में चाय पीने के लिए ले जाती है। बालकनी में पहुंचकर कामिनी कहती है, ले बहू, तेरे कहने पर मैं बालकनी में चाय पीने आ गई। मुझे तो यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा जैसा तू कह रही थी। माँ जी ध्यान से देखो, यहाँ बैठकर चाय पीने का ना अलग ही मजा है। ताज़ा हवा, इतना प्यारा सनसेट, इतना अच्छा व्यू है माँ जी, और आपको मजा ही नहीं आ रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू रेलिंग से थोड़ा सा दूर होकर खड़ी हो, पता चले नीचे गिर जाए। माँ जी कैसी बातें कर रही हो, मैं पूरा दिन यहीं खड़ी रहती हूँ, यहीं पर बैठती हूँ, भला मैं यहाँ से कैसे गिर सकती हूँ। ये कहते हुए नेहा के हाथ से गर्म चाय का कप नीचे गिर जाता है और वो एक औरत के ऊपर गिरता है। तभी कामिनी कहती है, ले कर दिया बवाल, कह रही थी कि रेलिंग से दूर हो जा, लेकिन नहीं, हीरोइन बनना है इसे तो। अब गिरा दी चाय, देख नीचे किसी को लगी तो नहीं। लगी है ना माँ जी, एक औरत के ऊपर चाय का कप गिरा है, ऊपर ही देख रही है वो जैसे खा जाएगी। हे भगवान, बैठे बैठे मुसीबत बुला लेती है ये बहू तो। माँ जी गलती से मिस्टेक हो गई, मैं क्या करूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर नीचे देख, उस औरत को कुछ हुआ तो नहीं, संभाल खुद का फैलाया हुआ रायता। नेहा कामिनी की कोई बात नहीं सुनती और आराम से बालकनी में बैठकर रात के खाने के लिए सब्जियां काटने लगती है। ये देखकर कामिनी अपना सर पकड़ लेती है और उन दोनों में से कोई भी उस औरत की मदद करने के लिए नहीं जाता। रात हो जाती है। नेहा खाना बनाने के बाद बालकनी में ही बैठी थी और ये देखकर नेहा की सास कामिनी कहती है, बहू, जैसे शाम को यहाँ पर चाय पी रही थी वैसे ही यहीं पर बैठकर खाना भी खा लियो और वो खाना किसी और के ऊपर गिरा दियो। सारा दिन यही चिपकी रहती है पागल औरत। क्या माँ जी, वो तो गलती से मिस्टेक हो गई थी, वरना तो मैं ऐसी कोई हरकत करती ही नहीं हूँ। मैं बहुत समझदार हूँ। हाँ, बहुत समझदार है तू तो, तभी तो सारा दिन और रात बालकनी में ही बैठी रहती है। पता नहीं बालकनी में बैठने से क्या मिलता है तुझे। देखो ना माँ जी, यहाँ पर कितना फ्रेश फील हो रहा है। घर में तो ऐसा लगता है जैसे सारे जहान की गर्मी ही पड़ रही है। वैसे माँ जी, आपका आइडिया तो अच्छा है, मैं यहाँ पर बैठकर डिनर भी कर सकती हूँ। ये सुनकर कामिनी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ओ पागल औरत, तुझे ताना मार रही थी, ना कि मैं ये आइडिया दे रही थी। चल नीचे चल, खाना खा लेते हैं, रात हो रही है, फिर सोना भी है मुझे। तुझे क्या, तू तो यहीं रहेगी रात में भी भूतनी की तरह। इतना कहकर कामिनी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। नेहा दोनों के लिए खाना परोसती है। दोनों रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नेहा बहुत सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। रात के 2 बज रहे थे। नेहा बाल खोलकर खड़ी होती है। तभी कामिनी पानी पीने के लिए उठती है और पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखती है और जब वो बालकनी की तरफ देखती है तो कोई औरत बाल खोलकर खड़ी थी। ये देखकर कामिनी पूरी तरह से डर जाती है और चिल्लाना शुरू करती है। कामिनी की आवाज सुनकर नेहा कहती है, माँ जी क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत देख लेती तो शायद कम डर लगता, लेकिन मैंने तो तुझे देख लिया इसलिए इतना डर गई। माँ जी कैसी बातें कर रही हो, इतनी तो मैं डरावनी भी नहीं दिखती, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। तभी तो आपका बेटा मेरे पीछे इतना पागल हो गया था कि मुझसे शादी करने के लिए पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था उन्होंने। बहू ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसने तुझे झूठ बोला था, वरना तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब वो खाना न खाएं। और तो इतनी रात में बालकनी में बाल खोलकर चुड़ैलों की तरह क्यों खड़ी है। वो तो माँ जी मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ताज़ा हवा खाने के लिए बालकनी में खड़ी हो गई और आपने देख लिया और आप इतनी ज्यादा डर गई। जाकर सो जा, अब नहीं दिखनी चाहिए तू मुझे बालकनी में, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माँ जी जा रही हूँ सोने, आप तो हर वक्त मुझे डांटती ही रहती हो, इस बार तो मैंने गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं की। इतना कहकर नेहा सो जाती है।
कामिनी भी बिना पानी पिए अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुबह होती है। कामिनी हनुमान चालीसा जपते हुए नेहा के कमरे में जाती है और देखती है कि कहीं सुबह सुबह भी तो नेहा बालकनी में नहीं खड़ी, लेकिन नेहा आराम से सो रही थी। ये देखकर कामिनी उसे उठाती है और नाश्ता बनाने को कहती है। नेहा उठकर किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। नाश्ता बनाने के बाद नेहा अपनी सास को खिला देती है और खुद के लिए नाश्ता लेकर बालकनी में चली जाती है और बालकनी में आराम से कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। अरे कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे मैं आपका बिजली बिल लेके आया हूँ, नीचे आके ले लीजिए। अरे दरवाजे के नीचे से ही बिल डाल देना। मैं नहीं आ रही नीचे, बालकनी में ही बैठी हूँ, दिख रहा है मुझे। बड़ी अजीब औरत है, बालकनी से चिल्ला चिल्ला के बात किए जा रही है। बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है इसमें। नेहा की सारी बातें उसकी सास कामिनी सुन रही थी। ये देखकर कामिनी कहती है, बहू कुछ तो शर्म कर, कोई तेरे दरवाजे पर आया है, कम से कम नीचे उतर कर तो देख लिया कर। ये सिंहासन छोड़ दे अपना, हर किसी को बालकनी से ही चिल्ला चिल्ला कर जवाब देती है। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि घर में कौन आता जाता है, क्या बनता है, सब कुछ। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना काम करते हैं। हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है कि दूसरे के घरों में कान लगा कर बैठा रहे कि कौन क्या कर रहा है। हाँ तो चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता दे, पागल औरत कहीं की। नीचे आ, पूरे घर में पोछा लगा, कितनी मिट्टी हो रही है। नेहा अपनी सास के कहने पर पूरे घर में पोछा लगा देती है और बालकनी में पोछा लगाने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ से पोछे की बाल्टी से थोड़ा सा पानी गिर जाता है और वो फिसलकर बालकनी से गिरने ही वाली होती है कि वो रेलिंग पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे वरना मैं गिर जाऊंगी, बचाओ कोई। नेहा की आवाज सुनकर उसकी सास कामिनी और कुछ पड़ोसी बाहर आते हैं और जैसे तैसे करके नेहा को बचाते हैं। जैसे ही नेहा बचती है वैसे ही कामिनी उसे गले लगाकर कहती है, भगवान का शुक्र है आज तू बच गई, आज के बाद कभी बालकनी में नहीं दिखेगी मुझे। हाँ माँ जी हाँ, अब तो मैं कभी भी बालकनी में नहीं आने वाली, मरते मरते जो बची हूँ। सोनम को जब से नया फोन मिला था तब से दिन रात उसी में वो लगी रहा करती। कई बार तो वो पूरी तरह से फोन चलाती थी जिससे कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे और इनसे परेशान होकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, मैं क्या करूँ? ऐसे में अगर मैं बाहर गई तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। और चला देर रात तक मोबाइल, कितनी बार कहा है फोन को एक सीमा तक देखना चाहिए। अब देर रात तक फोन चलाती रहेगी तो ये तो होगा ही ना। माँ अब आप अपने ये टिपिकल डायलॉग तो मत ही मारो, मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे ये डार्क सर्कल ना हट जाएं। एक काम कर, डॉक्टर के पास जा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो कि तुझे इलाज बताऊंगी, समझी मंदबुद्धि। पर माँ इस चेहरे के साथ मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरी अलमारी में तो मरी हुई अंधी दादी का काला चश्मा रखा हुआ है, उसे ही पहन कर चली जा, किसी को पता नहीं चलेगा तेरे आंखों के काले घेरों के बारे में। अपनी माँ की बात मानकर वो अपनी दादी का काला चश्मा निकाल कर लाती है और लगा लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर भी उसे अच्छा और हेल्थी खाना खाने की सलाह देते हैं। जिसके बाद वो घर आती है और अपने कमरे में खुद को शीशे में देखकर कहती है, लगता है मुझे पूरी जिंदगी इन डार्क सर्कल्स के साथ ही बितानी पड़ेगी, लेकिन काला चश्मा लगाना बुरा भी नहीं है, आंखों को ठंडक ही मिलती है। लेकिन दादी का ये चश्मा बहुत पुराना है, दिखने में सही है, भले ही दादी अंधी थी लेकिन उनकी पसंद अच्छी थी। इतना कहकर अब सोनम जब भी कहीं जाती तो उस काले चश्मे को लगा कर जाती और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सोनम की माँ बताती है कि उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुनकर सोनम कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपको तो पता ही है ना मेरे फेस के बारे में, ऐसे में शादी नहीं कर सकती, सब मेरा मजाक बनाएंगे और लड़का तो मुझे देखते ही भाग जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, तू बस अपना ये काला चश्मा लगा कर रखना और मैं कोई बहाना बना दूंगी और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तेरे काले चश्मे का राज क्या है। ठीक है माँ, ऐसा ही करती हूँ। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगले दिन रमन अपनी माँ के साथ सोनम को देखने के लिए आता है। कमला भी सोनम को लड़के वालों के सामने बुलाती है। सोनम जब अपने कमरे से बाहर आती है तो वो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा कर आती है
जिसे देखकर उसकी होने वाली सास रीमा कहती है, अरे कमला जी, ये आपकी बेटी ने आँखों पर काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आँखों में कोई दिक्कत हो गई है क्या इसके? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी को काले चश्मे लगाने का बड़ा शौक है। मेले में भी चश्मा लगा कर जाती थी, इसीलिए इसने काला चश्मा लगाया है और कोई बात नहीं। अच्छा जी, हो सकता है। आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या अच्छा लगता है। अरे बहन जी, ये खाइए ना, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है ये सब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी को खाना बनाना भी आता है, वरना आजकल की लड़कियां तो बस दिन रात फोन में लगी रहती हैं, घर का कोई काम ही नहीं करती हैं। हाँ करती होगी, लेकिन मेरी सोनम ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये तो सारा काम करके 8 बजे ही सो जाती है। फोन तो ऐसे रख देती है जैसे कि कोई लावारिस चीज हो। ऐसे ही कमला अपनी बेटी की जमकर तारीफ करती है और दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। लेकिन रमन की माँ रीमा को किसी काम से शहर से बाहर जाना था, तो वो अपने बेटे की शादी जल्दी करने की कहती है और कुछ समय बाद ही दोनों की शादी होती है। शादी वाले दिन भी सोनम ने चश्मा लगाया था, जिसे देखकर सब उसका मजाक बना रहे थे। शादी के बाद जब सोनम और रमन अपने कमरे में बैठे थे, तो रमन सोनम से कहता है, सोनम, कम से कम तुम शादी में तो अपना ये चश्मा हटा लेती। अब भला तुम्हें क्या जरूरत है ये काला चश्मा लगाने की? अगर तुम्हारी आंखें कमजोर होती तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन भला दिन में, और वो भी अपनी शादी के दिन, कौन चश्मा लगाता है यार? मैं ये चश्मा नहीं हटा सकती रमन जी। अगर ये चश्मा हटा दिया तो कुछ गलत हो जाएगा। अरे अगर तुम दिखने में भैंगी भी होगी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी ही मानूंगा। इतना कहकर रमन सोनम का काला चश्मा हटाता है, तो वो उसके काले दाग वाली शक्ल को देखता है, जिसके बाद वो सोनम से कहता है, अच्छा, तो तुम अपने इन डार्क सर्कलों को छुपाने के लिए काला चश्मा पहनती थी, लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात है? दुनिया में तुम कोई अलौकिक थोड़ी हो जिसके डार्क सर्कल्स हैं। और भी बहुत सी लड़कियां हैं, मेरे भी तो डार्क सर्कल हैं, लेकिन मैं तो नहीं पहनता काला चश्मा। लेकिन मुझे काला चश्मा अच्छा लगने लगा है, इसमें मेरी आंखें ना ठीक रहती हैं। ठीक है, तो तुम घर से बाहर जाते टाइम काला चश्मा पहन लिया करो, लेकिन घर में तो तुम अपनी आंखें इस चश्मे से मत छुपाया करो। रमन की बात सुनकर सोनम को बहुत अच्छा लगता है कि रमन को उसके काले डार्क सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगली सुबह सोनम की मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की सभी औरतें आ जाती हैं और रीमा की बहू सोनम भी अपना मुंह ढके मुंह दिखाई के लिए आती है, जहां सबसे पहले रीमा की पड़ोसन कांता सोनम का घूंघट उठाकर उसकी मुंह दिखाई करती है और वो देखती है कि सोनम काला चश्मा लगाकर बैठी थी। ये देखकर कमला कहती है, अरे रीमा बहन, ये सब क्या है? तुम्हारी बहू मुंह दिखाई में भी काला चश्मा लगाकर बैठी है। अरे बहू, तू मुंह दिखाई में क्यों काला चश्मा लगाकर बैठी है? हटा इसे। नहीं माँ जी, मेरा सपना था कि मैं अपनी शादी के सभी फंक्शन में ना काला चश्मा लगाऊं। अब शादी बार बार थोड़ी होती है, और वैसे भी माँ जी, आपने वो गाना नहीं सुना, मैंने काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े पे? इसमें ना कैटरीना ने भी पहना था काला चश्मा, तो मैं भी उसकी तरह ही दिखना चाहती हूँ। अरे वाह रीमा, तेरी बहू तो सच में बहुत मॉडर्न है और इसका काला चश्मा भी बहुत सुंदर है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सोनम बाजार सामान खरीदने के लिए घर से काला चश्मा लगाकर निकलती है। थोड़ी दूर चलते चलते वो थक जाती है और उसे हल्के से चक्कर आने लगते हैं। वो जाकर सड़क किनारे बैठ जाती है। आंखों पर उसने काला चश्मा लगाया हुआ था, साथ ही वो अपने दोनों हाथ नीचे करके बैठ जाती है। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और सोनम को देखकर कहता है, अच्छी खासी तो दिखती हो, हाथ पाँव भी सलामत है, तो सड़क किनारे बैठ के क्यों भीख मांग रही हो? आजकल की औरतों को भी ना जाने क्या हो गया है। एक तो अंधी है, ऊपर से अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ बैठ के भीख मांग रही है। किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं बैठ जाती हो तुम? इतना कहकर वो आदमी सोनम के आगे 100 रुपए का नोट रखकर वहाँ से चला जाता है और सोनम कहती है, क्या कहा भिखारी? मैं सड़क किनारे काला चश्मा लगाकर बैठी हूँ, तो क्या लोगों को लग रहा है कि मैं एक भिखारी हूँ? इतना कहकर अब वहाँ से सोनम चली जाती है। अब हर दिन रीमा की बहू काला चश्मा लगा कर रखती और अपनी सास या किसी भी बाहर वाले के सामने अपना चश्मा नहीं हटाती थी। रीमा को अब अपनी बहू पर शक होने लगता है और एक दिन कांता रीमा से कहती है, रीमा बहन, मैंने आपकी बहू को जब देखा है तो काले चश्मे में ही देखा है। उसकी आँखों में कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं कांता बहन, मैंने भी आज तक अपनी बहू को बिना चश्मे के नहीं देखा।
हर वक्त काला चश्मा लगाए रहती है। अच्छा, अब तो बहू को घर में आए काफी दिन भी हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बहू एक आँख की काड़ी हो या भैंगी हो, तभी चश्मा नहीं हटाती हो। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी जाकर बहू का काला चश्मा हटाती हूँ। इतना कहकर रीमा जल्दी से अपने घर जाती है और सोनम से अपना काला चश्मा हटाने को कहती है। लेकिन सोनम शर्म की वजह से नहीं हटाती क्योंकि उसके डार्क सर्कल दिख जाते। लेकिन रीमा अब जबरन उसका चश्मा हटाकर ही मानती है और रीमा को सोनम के डार्क सर्कल नजर आते हैं। जिसके बाद सोनम उसे सब सच बताती है कि वो क्यों काला चश्मा लगाती थी। जिसके बाद रीमा अपनी बहू को कुछ घरेलू नुस्खे बताती है जिससे कि वो काला चश्मा हमेशा ना लगाए। दीपक और शिखा एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। दोनों एक शादीशुदा जोड़े थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। दीपक शिखा से बोलता है, जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मुझे नहीं पता था तुम ऐसी होगी। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगी तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता और ना ही कभी शादी करता। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। हाँ, मेरी भी तो किस्मत फूट गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। अरे तुम शादी करने लायक तो क्या, प्यार से बात करने लायक नहीं हो। वो तो मैं बस अपने माँ और पापा की वजह से रुकी हूँ, वरना तो कोई बात नहीं, बस ये ट्रिप खत्म हो जाए फिर तो हम अलग अलग हो जाएंगे ना। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसी बात की तो मुझे ज्यादा खुशी है कि मुझे अब तुम्हें और ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे भी बस इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि अब कुछ दिन ही हम दोनों साथ में रहेंगे, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये ट्रिप खत्म हम दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन तुम मेरा इस ट्रिप में और दिमाग मत खराब करो। मैं भी तुमसे यही बोलने वाली थी कि ये ट्रिप हमारी साथ में आखिरी ट्रिप है, तो प्लीज इसे खराब मत करना। घूमने जहाँ भी जा रहे हैं मुझे अपना अलग एंजॉय करने देना, ठीक है ना? शिखा और दीपक इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों शहर में नए थे और एक टूरिस्ट गाइड ही उन्हें सारी जगह घुमा रहा था, सभी जगह के बारे में बता रहा था। काफी जगह घूमने के बाद शिखा, दीपक और टूरिस्ट गाइड एक हवेली पर पहुँचते हैं जो कि बहुत बड़ी और शानदार हवेली थी। उसे देखकर शिखा कहती है, भाई साहब, ये हवेली किसकी है और इतनी बड़ी हवेली? इसके पीछे की कोई कहानी है क्या? मैडम जी, कहानी नहीं, प्रेम कहानी बोलो। इसके पीछे प्रेम से जुड़ी एक कहानी है। जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती है। विधि के विधान के आगे क्या मतलब है आपका? आप हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। मैं कहानी सुना तो दूं, लेकिन ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। ये कहानी आज भी किसी को बताता हूँ तो उसे सच्चे प्यार की कीमत समझ आती है। भैया बताओ ना, हम यहाँ इन सब चीजों के बारे में ही तो जानकारी लेने आए हैं। ठीक है मैडम, आप इतना कह ही रही हो तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। शांतनु अवंतिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन अवंतिका की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। दरअसल अवंतिका बीमारी से ग्रस्त थी और उसका इलाज नहीं हो सकता था। शांतनु अवंतिका को दवाई देते हुए बोलता है, अरे तुम हिम्मत मत हारना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे पता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम मुझे झूठी तसल्ली मत दो। बस मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी जगह किसी को नहीं दोगे। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। और तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? नहीं अवंतिका, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन सच को आज तक कोई बदल नहीं पाया है और सच यही है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हारे पास कुछ ही समय के लिए हूँ, उसके बाद तो मुझे जाना ही होगा ना। अवंतिका की बात सुनकर शांतनु और ज्यादा घबरा जाता है और एक गुरु माता जिसे शांतनु बहुत मानता था उसके पास जाता है। शांतनु गुरु माता से बोलता है, गुरु माता, कोई मदद करो हमारी। मैं ऐसे अवंतिका को तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। कोई तो उपाय होगा ना जिससे अवंतिका की तबीयत ठीक हो जाए। अगर अवंतिका को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। आप बस मेरी मदद करो गुरु माता। बेटा, विधि के विधान को कौन बदल सका है जो अब बदल सकता है? तुम्हें पता है, जब तक इंसान के शरीर में उसकी आत्मा रहती है तभी तक उसकी सांसें चलती रहती हैं। हाँ तो आप बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि अवंतिका के शरीर से उसकी आत्मा कभी निकले ही ना? बेटा, आत्मा को काबू करना बहुत ही मुश्किल होता है,
वो ऐसे ही किसी के काबू में नहीं होती। मैं अपनी अवंतिका की जान बचाने के लिए अपने ऊपर लाखों खतरे ले सकता हूँ, लेकिन अवंतिका को खोने का डर मुझे जीने नहीं देगा। आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम्हारा इतना प्यार देख के मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। तुम एक शीशे का घर बनवाओ जिसमें मैं अपनी शक्तियों से अवंतिका की आत्मा को रख दूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अवंतिका के शरीर से तब तक उसकी जान नहीं जा सकती जब तक उसकी आत्मा शीशे के घर में रहेगी। लेकिन उसकी तबीयत में सुधार लाने की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, मैं शीशे का घर बनवाता हूँ। आप बस कैसे भी करके मेरी अवंतिका को जीवित रखने का इंतजाम करें। मैं अवंतिका की दवाइयों से उसकी हालत में सुधार लाऊंगा और इस विधि के विधान को बदल के रहूंगा। बेटा, आज तक जिसने भी विधि के विधान को बदलने की कोशिश की है वो नाकामयाब ही रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रेम क्या पता तुम्हें सफलता दिलाए। गुरु माता की बात सुनकर शांतनु अवंतिका की आत्मा के रहने के लिए शीशे का घर बनवाता है। गुरु माता की मदद से अवंतिका की आत्मा को शीशे के घर में रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब भी अवंतिका की हालत में सुधार नहीं था। दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। अब अवंतिका की ऐसी हालत हो गई थी कि ना वो मर सकती थी और ना ही जिंदा रहने की उसकी इच्छा थी। कुछ दिनों बाद अवंतिका की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी सांसें बहुत धीरे चलने लगती है। अवंतिका शांतनु से बोलती है, तुमने मेरी आत्मा को शीशे के घर में कैद तो कर दिया, लेकिन अब मैं हमेशा ऐसी ही तड़पती रहूंगी क्या? शांतनु, मेरा काल नजदीक आ गया है, तुम मुझे जाने दो। तुम क्यों हार मान रही हो अवंतिका? मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शांतनु अवंतिका को समझा रहा होता है। तभी सामने रखे शीशे के घर से भी काफी आवाजें आने लगती है। शांतनु लेकिन फिर भी अपने प्यार के हाथों मजबूर था। शांतनु बस अपने साथ अवंतिका को रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद शांतनु शीशे के घर को लेकर गुरु माता के पास जा रहा था कि तभी उसके हाथों से वो शीशे का घर टूट जाता है और जैसे ही शीशे का घर टूटता है तुरंत अवंतिका की जान चली जाती है। शांतनु भागते हुए अवंतिका के पास आता है और रोते हुए बोलता है, अवंतिका, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना अब क्या करूंगा? मैं नहीं रह सकता हूँ अब तुम्हारे बिना। जहाँ तुम हो मैं भी वहाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अवंतिका की मृत्यु के बाद शांतनु भी अपनी जान दे देता है और शांतनु ने जो घर बनाया था अवंतिका के लिए, उसके टूट जाने के बाद लोगों ने उसे दोबारा बनाया ताकि उन्हें याद रखा जा सके। टूरिस्ट गाइड की कहानी सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो दोनों शीशे के घर को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही शीशे के घर के पास पहुंचते हैं, दीपक शिखा से बोलता है, शिखा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे प्यार भी किया, शादी भी अपनी मर्जी से की थी। हम दोनों को पता नहीं था कि किस गुस्से की वजह से हम अपना रिश्ता जला रहे हैं। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे ही साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी बिना बात के तुम पे इतना गुस्सा किया। आज अवंतिका और शांतनु की प्यार की कहानी सुनकर मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया। तुम सच बोल रही हो। शांतनु अवंतिका से इतना प्यार करता था कि उसे अपने साथ रखने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। और एक हम हैं जिन्हें अपना प्यार मिल गया, लेकिन उसके बाद तो कोई कदर ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। अवंतिका भी तो शांतनु के साथ रहने के लिए कितने दर्द सह रही थी, और जैसे ही अवंतिका की डेथ हुई उसी वक्त शांतनु की भी डेथ हो गई। अब से हम कभी भी अलग होने की बात नहीं करेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, साथ मिलकर संभाल लेंगे। एक दूसरे की कमियां निकालने से ज्यादा हम एक दूसरे की कमियां पूरा करेंगे। दोनों की बातें सुनकर टूरिस्ट गाइड बोलता है, मैडम, प्यार में बहुत ताकत होती है, वरना ऐसे ही कोई अपनी प्रेमिका की आत्मा को कैद करने के लिए शीशे का घर नहीं बनाता। और आज ये दोनों हर प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। मालिनी की ननद सुरभि अपने मायके आती है और खुशी खुशी अपनी माँ उमा और भाभी मालिनी से कहती है, भाभी माँ, ये देखो मैं आप दोनों के लिए क्या लाई हूँ। भाभी, ये साड़ी ना मैं आपके लिए लाई हूँ, बताओ कैसी लगी आपको? कैसी लगी? अरे ननद जी, ये तो कितनी महंगी लगती है। बिना बताए ही ले आई हो क्या ये सब हमारे लिए? क्योंकि ससुराल से मायके के लिए इतना सब तो नहीं मिलता है। हाँ बेटा, काफी महंगी साड़ियाँ लगती है। तेरी सास ने तुझे कहा तो नहीं ना? या फिर तू वहाँ सबको दबाती है और अपनी मनमानी चलाकर ले आई हम सबके लिए ये सब? माँ, भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो। अरे जैसे ये सब आपको इतना महंगा लग रहा है ना, ठीक वैसे ही सब मुझे भी महंगा लग रहा था।
और मैंने तो कुछ लिया भी नहीं। आपने नहीं लिया तो ये सब क्या आपकी सास और पत्नी ने दिया है कि जाओ अपने मायको वालों पर खर्च करो। और नहीं तो क्या भाभी, आपको पता नहीं है कि मेरी सास और मेरे पति कितने अच्छे हैं। मैंने बस इतना बोला कि मैं सोच रही हूँ अपने मायके जाने की, बस फिर ये सब सामान लाकर सामने रख दिया। रहने दो ननद जी, मैं अपने ससुराल में हूँ और अपने अब तक के अनुभव से तो बता ही रही हूँ कि कभी ससुराल वाले बहू के लिए इतना नहीं करते। आप बस कहानी बना रही हो। बहू तेरा मतलब क्या है? मैं या तेरा पति तेरे लिए कुछ नहीं करते, तू यही कहना चाहती है? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं है। अरे ननद जी की बात तो सुनो कि ससुराल वाले बहू के साथ साथ बहू के मायको वालों का भी ध्यान रखते हैं। ये तो कुछ हजम नहीं हो रहा है मुझे। माँ भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपके ससुराल वाले ऐसे निकल गए तो अब इसमें मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं और मेरा पति तो मुझ पर जान छिड़कता है। सुर भी बात कर ही रही होती है कि तभी उसके पति का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए एक तरफ चली जाती है। ये देखकर मालिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ननद जी के ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना कि उसके ससुराल वाले अच्छे हैं। अरे बहू, तेरी ननद अपने ससुराल में खुश है और बस हमें इसके अलावा क्या ही चाहिए। जाकर सुरभि के लिए कुछ खाने का बना दे। मैंने इतनी जिद करके ननद जी की शादी करवाई, लेकिन मुझे क्या पता था शादी के बाद तो ननद जी की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। यहाँ मैं इस नरक से ससुराल में दिन पर दिन रोज घुसती जा रही हूँ और वहाँ ननद जी ऐश कर रही हैं। मालिनी को अपनी ननद की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिनों के लिए सुरभि अपने मायके ही रुकने वाली थी। एक दिन मालिनी अपनी ननद के कमरे में जाती है और अपनी ननद से कहती है, ननद जी चलो एक प्रैंक करते हैं। प्रैंक? कैसा प्रैंक और किसके साथ करना है प्रैंक? अंकित जी के साथ प्रैंक करते हैं। देखो अभी आप उन्हें कॉल करना और कॉल करके बोलना कि आज मुझे अपने मायके में पुराना आशिक मिल गया, मैं उसके साथ आज पानी पूरी खाने भी गई थी। क्या बोल रही हो भाभी? अंकित जी बहुत सीधे इंसान हैं। आप क्यों उनके साथ प्रैंक करना चाहती हो? अरे हाँ, आपके अंकित जी का सीधापन ही तो देखना है। चलो कॉल करो। मालिनी सुरभि की सारी बातों को टालती रहती है, लेकिन फिर भी मालिनी सुरभि से अंकित को कॉल करवा ही देती है। तभी सुरभि अंकित से कहती है, अंकित जी, आज मुझे मेरे मायके में ना पुराना आशिक मिला था। मैं उसके साथ अभी पानी पूरी खाकर आ रही हूँ। सच में वो बहुत अच्छा है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई आशिक नहीं है, फिर ये सब क्या है? तुम्हें हमारे रिश्ते की जरा भी नहीं पड़ी है क्या? मुझे ऐसी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है तुम्हारी। मैं तो वही सब बता रही हूँ जो हुआ है। अगर यही सब बातें आपको कहीं और से पता चलती तो बुरा लगता ना, इसलिए मैंने खुद ही बता दी। क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा मुझ पर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फोन रख रहा हूँ मैं। इतना बोलकर अंकित कॉल कट कर देता है। अंकित के कॉल कट करने के बाद सुरभि मालिनी से कहती है, देखा ननद जी, आप कितना यकीन करती हो अपने पति को लेकर, लेकिन यहाँ तो विश्वास की एक डोर भी नहीं है। भले ही तुम्हारे भैया मेरे लिए इतना कुछ नहीं करते हैं। प्यार तो अंकित भी करते हैं, लेकिन अभी ना वो शायद काम में बिजी होंगे। और बात भी तो देखो ना भाभी कैसी थी, बुरा तो लगना बनता ही है। बुरा भले ही लगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए था। मैंने तो प्रैंक किया था, लेकिन प्रैंक करते करते इतना तो पता चल गया कि अंकित जी को आप पर विश्वास तो जरा भी नहीं है। मालिनी इतना बोलकर बाहर चली जाती है। मालिनी की लगाई आग में सुरभि आ जाती है और उसे सच में अंकित पर काफी गुस्सा आता है। वो इसलिए अब अंकित की ना ही कॉल उठाती है और ना ही कॉल करती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकित सुरभि से मिलने उसके मायके आया होता है, लेकिन सुरभि अपनी माँ के साथ बाजार गई होती है और घर में बस मालिनी ही होती है। अंकित मालिनी से कहता है, भाभी सुरभि कब तक आएगी? वो क्या है ना, सुरभि आजकल मेरा फोन नहीं उठाती है और ना ही फोन करती है। अचानक से ही पता नहीं उसे क्या हो गया है। बोलना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन आपको इतना परेशान देखकर चुप भी तो नहीं रहा जा रहा मुझसे। अंकित जी, ननद जी का मायके में कोई आशिक तो होगा। ननद जी उससे रोज मिलने जाती हैं और फोन पर भी बात करती रहती हैं। अब बहू हूँ मैं इस घर की, इसीलिए चुप रहती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सुरभि कर रही है। आज तो मैं भी सुरभि की सारी बातें क्लियर करके ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि अब वो कैसे गुल खिला सकती है। अंकित जी, आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखों से ये सब देखोगे तो आपको और भी ज्यादा बुरा लगेगा।
अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं सीधा तलाक के कागज भिजवा देती। मालनी की बात सुनकर अंकित वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है। अंकित को सुरभि पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मालनी की तलाक वाली बात तक नहीं मानता। कुछ दिनों बाद मालनी सुरभि के पास आती है और कहती है, ननद जी, आप यहाँ मायके में बैठी हो और वहाँ अंकित जी को आज मैंने किसी लड़की के साथ बाजार में देखा, और पता है आपको कि अंकित ने उस लड़की का हाथ भी पकड़ा हुआ था। भाभी आप सच बोल रही हो? अब ननद जी, मैं आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगी, और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा है ना वही बोल रही हूँ आपसे। आगे आपकी मर्जी। भाभी अब मैं क्या करूं? मैंने तो क्या सोचा था अंकित को, और वो क्या निकले। एक रास्ता है, अगर आपको अंकित जी की अक्ल ठिकाने लगानी है तो एक काम करो, तलाक के कागज उनके घर भेज दो। अक्ल ठिकाने आ जाएगी अंकित जी की, ये सोच कर कि आप छोड़ रही हो उन्हें। भाभी अगर इससे मेरा रिश्ता बच सकता है तो आप ही तलाक के कागज भिजवा दो। मालिनी तो अपनी ननद का घर तोड़ना ही चाहती थी, इसलिए तलाक के कागज भिजवा देती है, जिसे देखकर अंकित को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी साइन करके वापस भिजवा देता है। मालिनी तो अपनी ननद का तलाक करवा ही दिया था, लेकिन अंकित की माँ सुलोचना उसको ये सब पसंद नहीं आता और वो एक दिन अंकित के साथ सुरभि के मायके चली जाती है और वहाँ जाकर सबको बुलाती है और कहती है, बहू तू मायके क्या गई, सीधे तलाक के कागज ही भिजवा दिए। अरे हमने तुझे किसी चीज की कोई कमी रखी थी क्या, जो तूने तलाक ले लिया मेरे बेटे से? माँ जी, आपके बेटे की करतूतों ने मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया है। बताओ, पता ही नहीं कौन कौन सी लड़कियों के साथ घूम रहे थे। अच्छा जी, खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा लो। भाभी आप खुद ही बताओ, ये अपने आशिक के साथ घूमती है ना, ऊपर से तलाक के कागज भी इसने ही भिजवाए हैं ना। भाभी तुम्हारी तरफदारी क्या करेंगी? भाभी ने ही मुझे तुम्हारी काली करतूत के बारे में बताया है। मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, ये झूठ है, बल्कि तुम थी। मेरा भी कोई पुराना आशिक नहीं है, वो तो भाभी ने प्रैंक करने के लिए बोला था। अच्छा, तो मालिनी बहू ये सब तेरी ही करामात है, तू अपनी ननद का तलाक करवा रही थी? अरे शर्म नहीं आई तुझे? माँ जी, मैं तो बस। बहू तू अब तो कुछ बोल ही मत, क्योंकि अब सबको समझ आ गया है, जो भी अब तक तूने रायता फैलाया है, तू अपनी ननद का तलाक करवा रही थी ना। निकल जा मेरे घर से, ये सब बात मैं अपने बेटे को बताऊंगी, फिर देखते हैं कि तेरी शादी टिकती है या नहीं। मालनी की सच्चाई सबके सामने आती है और उसकी सास उसे घर से निकाल देती है। मालनी को अपनी गलती पर काफी ज्यादा अफसोस होता है।